अशोक और ललिता कड़ी मेहनत कर रहे थे ताकि सुहानी पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हो जाए, उनकी तरह गरीब ना रह जाए। लेकिन सुहानी अपनी अमीर सहेलियों के पैसों की चकाचौंध में रहती। दोनों इस बात से चिंतित थे कि कहीं सुहानी अपनी अमीर सहेलियों के कारण पढ़ाई में पिछड़ न जाए। अशोक गलियों में घूम घूम कर सब्जी बेचा करता और ललिता दूसरों के घरों में जूठे बर्तन धोया करती। तब कहीं जाकर दोनों सुहानी के स्कूल की फीस जुटा पाते। सुहानी शहर के कॉन्वेंट स्कूल में 10वीं की छात्रा थी। एक दिन जब वो स्कूल से घर लौटी, माँ, मेरी सारी सहेलियों ने नए जूते खरीदे हैं, मुझे भी नए जूते चाहिए। लेकिन सुहानी बेटी, तेरे जूते तो अभी बिल्कुल ठीक है, जब ये फट जाएंगे तो तुझे नए जूते दिला दूंगी। नहीं माँ, मेरी सहेलियां हर 6 महीने में नए जूते ले लेती हैं और पुराने जूते गरीबों को दे देती हैं। सुहानी बेटी, हम तेरी सहेलियों के माता पिता की तरह अमीर नहीं हैं। हम तुझे हर 6 महीने में नए जूते नहीं दिला सकते बेटा। सुहानी कुछ नहीं कहती है, लेकिन दूसरे दिन वो नए जूते पहनकर घर आती है। बेटी, ये तो नए जूते हैं, तेरे पास कहाँ से आए? ये मेरी सहेली नीता ने मुझे दिया है। लेकिन बेटा, इस तरह किसी से कुछ लेना अच्छी बात नहीं है। माँ, इसके बदले में मैं नीता को अपने नोट्स तैयार करके दे दूंगी, जिससे वो परीक्षा में पास हो जाएगी। अशोक और ललिता को समझते देर नहीं लगी कि सुहानी की सहेलियां उसका फायदा उठा रही हैं। एक दिन, माँ बाबा, कल मेरा बर्थडे है, मेरी सहेलियों ने पार्टी देने को कहा है। सुहानी बेटी, तू अपनी सहेलियों को शाम को घर पर बुला ले, मैं उनके लिए छोले भटूरे बना दूंगी। नहीं माँ, मेरी सहेलियों ने मॉल में पार्टी देने को कहा है, वहाँ बच्चों के खेलने और खाने के लिए बहुत अच्छी अच्छी चीजें होती हैं। मेरी सहेलियां नीता और जीवा हर साल अपना अपना बर्थडे मॉल में ही मनाती हैं। इस बार मैं भी अपना बर्थडे मॉल में मनाऊंगी। सुहानी बेटी, मॉल में पार्टी करना हमारे लिए बहुत महंगा पड़ेगा। तू तो जानती है बेटी कि मैं और तेरी माँ इतनी मेहनत करने के बाद भी तेरे स्कूल की फीस मुश्किल से जुटा पाते हैं। तेरी सहेलियां अमीर हैं, लेकिन हम नहीं बेटा। लेकिन बाबा, अगर मैंने इस बार अपना बर्थडे मॉल में नहीं मनाया तो मेरी सहेलियां मेरा बहुत मजाक उड़ाएंगी। बेटी, तू अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे, सहेलियों के चक्कर में समय मत बर्बाद कर। हम तेरा बर्थडे घर पर ही मनाएंगे, सहेलियों को यहीं बुला लेना। माता पिता की बात सुनकर सुहानी गुस्से में अपना स्कूल बैग जमीन पर पटक देती है और रोने लगती है। अशोक और ललिता के लाख मनाने पर भी उसने खाना नहीं खाया। अशोक ने भी सख्त लहजे में कह दिया, देख सुहानी, हम तेरी हर बात नहीं मान सकते। कभी तू नए जूतों की डिमांड करती है तो कभी नए स्कूल बैग की। आज तो तूने हद कर दी। तुझे खाना नहीं खाना है तो मत खा, लेकिन हम तेरी ये जिद पूरी नहीं कर सकते। थोड़ी देर के बाद दोनों काम पर निकल गए। भूख लगी तो सुहानी ने खुद ही खाना लेकर खा लिया। दूसरे दिन जब स्कूल में उसकी अमीर सहेलियों ने उससे पूछा, सुहानी, आज शाम कौन से मॉल में पार्टी दे रही है? मैंने तो पार्टी में पहनने के लिए नए कपड़े भी ले लिए हैं। माँ बाबा ने मॉल में पार्टी देने से मना कर दिया है। उन्होंने तुम दोनों को घर पर ही बुलाया है। क्या? घर पर? ठीक है, हम तेरे घर आ जाएंगे। हमें पता था तू मॉल में पार्टी नहीं देगी। शाम को नीता और जीवा दोनों सुहानी के घर आती हैं। सुहानी देखती है कि दोनों ने नए कपड़े पहने हुए थे, लेकिन सुहानी पुराने कपड़ों में थी। क्या सुहानी, तूने कपड़े नहीं बदले? नहीं। लेकिन क्यों? जा जाकर नए कपड़े पहन ले। मेरे पास नए कपड़े नहीं हैं। बाबा मेरे लिए नए कपड़े लेकर नहीं आए। लेकिन तेरे माँ बाबा हैं कहाँ? आते ही होंगे दोनों, मेरे लिए केक और नए कपड़े भी लाएंगे। तभी अशोक और ललिता दोनों घर आ जाते हैं। सुहानी बेटी, देख, मैं तेरे लिए केक लाया हूँ। हम सब मिलकर तेरा बर्थडे मनाएंगे। मैं खाने की तैयारी करती हूँ। बाबा, आप मेरे लिए नए कपड़े नहीं लाए? नहीं बेटी, पिछले साल तुझे नए कपड़े दिलाए थे ना, वही पहन ले और जल्दी से तैयार हो जा। लेकिन बाबा, वो कपड़े तो पुराने हो गए हैं। मेरी सहेलियों ने मेरे बर्थडे पर खुद पहनने के लिए नए कपड़े लिए हैं। मैं मेरे बर्थडे पर पुराने कपड़े नहीं पहनूंगी। सुहानी बेटी, हमारे पास इतने पैसे होते तो हम तेरे लिए नए कपड़े जरूर ले लेते। बेटी, आज के दिन गुस्सा नहीं करते, तैयार हो जा, केक काटना है ना। सुहानी उदास मन से तैयार होकर आती है और सब उसका बर्थडे मनाते हैं। दूसरे दिन सुहानी की सहेलियों ने स्कूल में उसका बहुत मजाक उड़ाया। सुहानी, तू हमसे कह देती, हम तेरे लिए नए कपड़े ले आते। कम से कम तुझे पुराने कपड़ों में बर्थडे तो नहीं मनाना पड़ता। अच्छा, ये बता कि तेरे माँ बाबा ने तुझे क्या गिफ्ट दिया? मेरे पापा ने तो मुझे आईफोन गिफ्ट किया था। तेरे बाबा ने तुझे आईफोन ना सही, सस्ता सा स्मार्टफोन तो दे ही दिया होगा। नहीं, मेरे माँ बाबा ने मुझे कोई गिफ्ट नहीं दिया। क्या? ये तो गलत है। ये कैसा बर्थडे है, ना नए कपड़े ना कोई गिफ्ट। सहेलियों की बातों ने सुहानी का दिमाग और खराब कर दिया था। वो घर जाकर माँ बाबा से स्मार्टफोन की डिमांड करने लगी। सुहानी, हम रोज तेरी नई नई डिमांड से परेशान हो चुके हैं। हम तुझे स्कूल पढ़ने के लिए भेजते हैं,
इसलिए नहीं कि तू रोज रोज सिर्फ पैसे खर्च करने की बात करे। हम तेरी सहेलियों की तरह अमीर नहीं है। हमने तेरा एडमिशन बड़े स्कूल में इसलिए करवाया कि तू पढ़ लिख कर कुछ बन जाए, लेकिन तेरा ध्यान पढ़ाई पर है ही नहीं। बेहतर होगा कि तू अपना ध्यान पढ़ाई पर लगा। माँ की डांट सुनकर सुहानी चुप तो हो जाती है, लेकिन धीरे धीरे वो माँ बाबा से कटी कटी रहने लगी। उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता। सुहानी की माँ, हमारी सुहानी चुप चुप रहने लगी है। वो हमसे बात ही नहीं करती। मैं जानती हूँ हम उसकी अमीर सहेलियों की तरह उसकी डिमांड नहीं पूरी कर पाते हैं, इसलिए वो हमें अपना दुश्मन समझने लगी है। मैं सुहानी को मना लूंगा। आज मैं उसे स्कूल से लाने जाऊंगा। तुम तैयार रहना। सुहानी के स्कूल से लौटने के बाद हम तीनों फिल्म देखने जाएंगे और खाना भी बाहर खाएंगे। उस दिन अशोक सुहानी को लेने के लिए स्कूल जाता है, लेकिन सुहानी उसे वहां नहीं मिलती है। अरे, स्कूल की छुट्टी हो गई। सारे बच्चे अपने अपने घर चले गए, लेकिन सुहानी कहीं नजर नहीं आई। न जाने कहाँ चली गई। सुहानी को स्कूल में ना पाकर वो परेशान हो जाता है। तभी स्कूल के बाहर एक गाड़ी रुकती है, जिसमें से सुहानी और उसकी अमीर सहेलियां नीता और जीवा बाहर निकलती हैं। अशोक को वहां देखकर सुहानी घबरा जाती है। बाबा आप? सुहानी बेटी, तुम स्कूल छोड़कर कहाँ गई थी? वो बाबा सुहानी, तू अपने बाबा से कितना डरती है? इन्हें बता क्यों नहीं देती कि तू हमारे साथ फिल्म देखने गई थी? क्या तू स्कूल छोड़कर फिल्म देखने गई थी? तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई बाबा? आप कभी मुझे फिल्म दिखाने नहीं ले जाते। मेरी सहेलियों ने मुझे फिल्म दिखाई तो क्या हो गया, लेकिन आज आप यहाँ कैसे? मैंने और तेरी माँ ने आज तुझे फिल्म दिखाने और बाहर खिलाने का प्लान किया था, लेकिन अब उसकी कोई जरूरत नहीं है। अशोक सुहानी को लेकर घर आ जाता है और ललिता को सारी बात बताता है। इससे पहले कि हमारी बेटी हमारे हाथ से निकल जाए, हमें उसे सही रास्ते पर लाने के लिए कुछ करना होगा। लेकिन हम क्या कर सकते हैं? मेरे पास एक उपाय है। वो क्या? सुहानी को सही रास्ते पर लाने के लिए हमें उसे उसकी जिम्मेदारियों से सामना करवाना होगा। लेकिन सुहानी अभी बहुत छोटी है। हम उस पर जिम्मेदारियों का बोझ कैसे डाल सकते हैं? बस कुछ दिनों की बात है, आप ये सब मुझ पर छोड़ दीजिए। दूसरे दिन जब सुहानी स्कूल जाने के लिए तैयार होने लगी तो ललिता अब तक सो रही थी। माँ, मैं स्कूल के लिए लेट हो रही हूँ, आज लंच नहीं दोगी क्या? सुहानी बेटी, आज मेरी तबीयत बहुत खराब है, बहुत कमजोरी लग रही है, उठने की हिम्मत नहीं हो रही है। आज तू खुद खाना बना ले और बाबा को भी खिला देना। ठीक है माँ। जरा जल्दी कर बेटी, आज तुझे मेरी जगह काम पर भी जाना होगा। क्या? तुम्हारी जगह काम पर मुझे जाना होगा? हाँ बेटी, नहीं तो मालकिन बहुत नाराज होंगी। ठीक है माँ, तुम कहती हो तो चली जाऊंगी। सुहानी ने उस दिन खाना बनाया, माँ बाबा को खाना खिलाकर काम पर चली गई। वहां उसे दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करने के साथ साथ बर्तन धोने पड़े। दूसरे दिन भी ललिता बीमारी का बहाना बनाकर बिस्तर से नहीं उठी। उस दिन भी सुहानी को काम पर जाना पड़ा। एक एक करके 7 दिन बीत गए, लेकिन ललिता बिस्तर से नहीं उठी। सुहानी लगातार काम पर जाती रही। 8वें दिन, माँ आज मुझे मालकिन ने पगार दी है, चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलूं। नहीं बेटी, मैं घर पर ही ठीक हो जाऊंगी। नहीं माँ, तुम घर पर ठीक नहीं हो पाओगी। जब तक तुम ठीक नहीं होगी मुझे काम पर जाना पड़ेगा, और मुझे ये काम नहीं पसंद। मैं तुम्हें भी ये काम नहीं करने दूंगी। लेकिन अभी मेरी पढ़ाई पूरी नहीं हुई है, तुम इसी तरह बीमार रही तो मेरी पढ़ाई छूट जाएगी। सुहानी बेटी, तू आज से काम पर मत जा, तू स्कूल जाने की तैयारी कर। लेकिन माँ, तुम्हारी तबीयत खराब है, काम पर कौन जाएगा? सुहानी बेटी, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। मैंने ये सब तुझे ये समझाने के लिए किया था कि पढ़ाई कितनी जरूरी है। अगर तूने पढ़ाई नहीं की तो कल को तुझे भी यही काम करना पड़ेगा जो मैं कर रही हूँ। बेटी, तू अपनी अमीर सहेलियों के चक्कर में अपना समय बर्बाद कर रही है। हम लोग पैसे वाले नहीं हैं, इसीलिए तुझे एक बेहतर जिंदगी जीने के लिए, पैसे कमाने के लिए बहुत मेहनत करनी होगी। मैं सब समझ गई माँ, मैं रास्ता भटक गई थी, मुझे माफ कर दो। अब मैं अपना सारा ध्यान पढ़ाई में लगाऊंगी। तूने मेरी सारी चिंता दूर कर दी। तू स्कूल के लिए तैयार हो जा, मैं लंच तैयार करती हूँ। सुहानी बेटी, तेरे स्कूल से लौटने के बाद हम सब बाहर घूमने चलेंगे। अच्छा? ठीक है बाबा, मैं स्कूल के लिए तैयार होती हूँ और आप लोगों से वादा करती हूँ कि खूब मन लगाकर पढ़ाई करूंगी। उस दिन के बाद से सुहानी ने अपनी अमीर सहेलियों की बातों में आना छोड़ दिया और पढ़ाई में मन लगाने लगी। विमला और उसकी बेटी नेहा दोनों एक छोटे से घर में रहते थे। विमला का एक बेटा भी था जिसका नाम मनोज था, और अपनी पत्नी आरती के साथ उसी घर में रहता था। अपना घर परिवार चलाने के लिए विमला और उसकी बेटी बाजार में प्याज बेचा करते थे। प्याज ले लो प्याज, 30 रुपए किलो प्याज, बढ़िया बढ़िया प्याज ले लो प्याज। जब दोनों माँ बेटी प्याज बेचकर घर आती तो वो दोनों मिलकर घर के कामकाज में लग जाती थी। क्योंकि आरती का स्वभाव विमला और नेहा के प्रति बहुत अलग था। वो अपनी ननद और सास को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी।
ऐसे ही एक दिन विमला अपने बेटे से कहती है, अच्छा बेटा मनोज, मैं क्या सोच रही थी कि अब नेहा बड़ी हो रही है और अब वो वक्त आ गया है कि हमें नेहा के हाथ पीले कर देने चाहिए। तुझे तो पता ही है हमारे घर के हालात कैसे हैं। थोड़ा थोड़ा जोड़कर आगे का सोचेंगे, नहीं तो कैसे नेहा की शादी होगी। आपकी बात बिल्कुल ठीक है माँ। वक्त रहते अगर बहन बिटिया को विदा कर दो तो वो बिल्कुल सही रहता है। आप एक काम करो, बुआ चाचा मौसी सबसे नेहा के रिश्ते की बात करना शुरू कर दो। किसी की नजर में अगर अच्छा लड़का होगा तो हम नेहा की शादी की बात शुरू कर देंगे। हाँ बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तू अपनी बहन के बारे में इतना सोचता है। बस समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ से पैसों का इंतजाम होगा। शादी में अच्छा खासा पैसा खर्चा होता है ना, इसीलिए तू भी अब कड़ी मेहनत करने लग जा। जब तक तेरी बहन की शादी नहीं हो जाती तब तक तुझे खूब मेहनत करनी है। ठीक है माँ, आप चिंता मत करो, मैं पैसों का इंतजाम करना शुरू करता हूँ। विमला और मनोज की बातें सुनकर आरती भी वहां आ जाती है और वो कहती है, हाँ हाँ, तुमने तो ठेका ले रखा है ना अपनी बहन की शादी का। अरे पैदा करे माँ बाप और शादी करे भाई, ये कहाँ का इंसाफ है। जिसकी बेटी है वो अपने दम पर अपनी बेटी की शादी करे। अरे आरती, कभी तो कुछ अच्छा बोल दिया करो। रोज रोज घर में कलेश करने से क्या मिलता है तुम्हें? और वैसे भी नेहा हमारे घर की इज्जत है और मैं उसका भाई हूँ। अगर मैं उसकी शादी के बारे में नहीं सोचूंगा तो कौन सोचेगा? अरे भाई हो ना तो भाई बनकर रहो, बाप बनने की कोशिश मत करो। नेहा की शादी कैसे होगी उसके माँ बाप जाने। हमने ठेका नहीं ले रखा है नेहा की शादी का। और वैसे भी आपके खुद के भी तो खर्च है ना, आपकी भी तो बीवी बच्चे हैं, सब कुछ देखना है आपको। लेकिन बहू, मनोज इस घर का बड़ा बेटा है और एक बड़े बेटे होने के नाते इसका भी तो कोई फर्ज बनता है ना इस घर के प्रति। जब तक नेहा की शादी नहीं हो जाती तब तक इसे वो सारी जिम्मेदारी अकेले ही संभालनी होगी। देखो माँ जी, अब ये मेरे पति हैं, इसीलिए उनकी जिम्मेदारी सबसे पहले मेरे लिए बनती है। रही बात नेहा और आपकी, तो आप दोनों चाहे बाजार में प्याज बेच बेच कर एक दूसरे का गुजारा करो या शादी करो, वो आपकी सिरदर्दी है। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा क्या आरती? बोल दिया ना, अपना मुंह बंद रखो। हाँ तो मेरी भी एक बात तुम कान खोलकर सुन लो। अगर तुमने नेहा की शादी में 1 रुपए की भी मदद की ना तो मैं ये घर हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली जाऊंगी। फिर तुम जिंदगी भर अपनी माँ और बहन की गुलामी करते रहना। अरे पर बात को समझने की कोशिश करो। मनोज, तू आरती की बात पर बिल्कुल भी ध्यान मत दे। तू कल जाकर पंडित जी से और सभी रिश्तेदारों से नेहा की शादी की बातचीत करना शुरू कर दे। तू सुन रहा है ना मनोज, मैं क्या कह रही हूँ? पत्नी का ऑर्डर मिला है माँ जी। पति चाहकर भी अपनी माँ के लिए कुछ नहीं बोल सकता और उसकी चुप्पी से आप समझ जाओ कि ये अब नेहा की शादी में 1 रुपए की मदद नहीं करने वाले हैं। मनोज की चुप्पी से विमला सब कुछ समझ चुकी थी। ऐसे ही विमला को अपनी बेटी की शादी की चिंता होने लगती है। वो अपनी रिश्तेदारी में नेहा की शादी की बात करना शुरू कर देती है। ऐसे ही एक सुबह विमला पूरे घर की साफ सफाई में लगी हुई थी, क्योंकि विमला की बेटी नेहा को देखने लड़के वाले आ रहे थे। तो वहीं विमला खुद से ही अपनी बेटी को अच्छे से तैयार कर रही होती है। ये सब देखकर आरती और उसका पति दोनों अपने कमरे का दरवाजा बंद करके अंदर चले जाते हैं। थोड़ी देर में लड़के वाले भी आ जाते हैं। सभी लोग साथ में बैठकर नाश्ता करते हैं। तभी लड़के की माँ नेहा को देखकर कहती है, वैसे विमला बहन, तुम्हारी बेटी तो सच में बहुत सुंदर है। और दूसरी बात, हमें ये रिश्ता मंजूर है। हम लोग दहेज के सख्त खिलाफ हैं। हमें दान दहेज से कोई मतलब नहीं है। हमें सिर्फ और सिर्फ आपसे यही उम्मीद है कि आप अच्छे से बारात का स्वागत कीजिए। हमारे सभी रिश्तेदारों को अच्छा मान सम्मान मिलना चाहिए शादी के वक्त। बस बहन जी, आपने हमारे लिए बहुत बड़ी बात कह दी है। और रही बारात के स्वागत की बात, तो आप उसकी बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। मैं अपनी तरफ से कोई कमी नहीं करूंगी और ना ही आपको कोई शिकायत का मौका मिलेगा। ठीक है, फिर शादी की तैयारी में लग जाइए। और हाँ, शादी गेस्ट हाउस में ही होनी चाहिए, क्योंकि हमारे सभी रिश्तेदार अच्छे से घर से हैं और आज तक हमारे घर में जिसकी भी शादी हुई है वो किसी न किसी अच्छे गेस्ट हाउस में ही हुई है। गेस्ट हाउस? ठीक है बहन जी, मैं बारात के स्वागत के लिए गेस्ट हाउस ही बुक करूंगी। नेहा की होने वाली सास नेहा को कुछ शगुन का सामान देकर वहां से चली जाती है। ऐसे ही सभी रिश्तेदारों के जाने के बाद नेहा अपनी माँ से कहती है, माँ, अपने इस रिश्ते के लिए हाँ क्यों कहा? आपको तो पता ही है गेस्ट हाउस में शादी करने का मतलब है थोड़ा मोटा पैसा खर्च करना, और हमारे हालात कैसे हैं ये तो आपको अच्छे से पता है ना। फिर आपने हाँ क्यों कहा? क्या करूं बेटा, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो दान दहेज के खिलाफ होते हैं। तेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं। हाँ, जानती हूँ कि वो थोड़े अच्छे घराने से हैं, इसीलिए उनको बारात का स्वागत थोड़ा अच्छा चाहिए। बाकी इतना तो शादी ब्याह में चलता ही है, वरना आजकल तो लोग मुंह खोलते ही दहेज मांगने लगते हैं। कम से कम तेरे ससुराल वालों ने ये तो नहीं कहा ना कि उन्हें दान दहेज चाहिए। नेहा का रिश्ता पक्का हो जाता है
अब विमला को अपनी बेटी की शादी की चिंता होने लगती है। बेचारी बहुत परेशान थी। तभी मनोज अपनी माँ के पास आता है और कहता है, माँ देखो, मैं जानता हूँ कि नेहा का रिश्ता पक्का हो गया है। मेरी बात मानो तो आप इस रिश्ते के लिए मना कर दो। अरे गेस्ट हाउस में शादी करना हम गरीब लोगों की बस की बात नहीं होती। हम तो खेत में ही टेंट लगाकर शादी कर देते हैं, पर गेस्ट हाउस में शादी करने का मतलब है अच्छा पैसा खर्च करना। तू किस मुंह से ये कहने के लिए आया है कि मैं नेहा के ससुराल वालों को शादी के लिए मना कर दूं? जिस दिन मेरी बेटी को देखने वाले आए थे उस दिन कहाँ था तू? एक भाई होने के नाते तेरा कोई फर्ज नहीं बनता क्या? अपनी बीवी के पल्लू में जाकर छुप जा। बाकी रही बात मेरी बेटी की शादी की, तो मैं अकेले ही सब कुछ कर लूंगी। अपनी माँ की बात सुनकर मनोज को गुस्सा आता है और गुस्से में अपने कमरे में चला जाता है। ऐसे ही एक दिन विमला मार्केट में प्याज बेच रही थी। प्याज बेचते बेचते विमला के दिमाग में सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी की शादी की बातें चल रही थी। तभी उसके पास एक बूढ़ी औरत आती है। उस औरत के पास 1 किलो प्याज था और वो औरत कहती है, अरे बेटा, मुझे किसी जरूरी काम से कहीं जाना पड़ रहा है। तुम ये मेरा 1 किलो प्याज अपने पास संभाल कर रख सकती हो क्या? आप कब तक आओगी अम्मा? मेरा मतलब है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको आने में देरी हो जाए। नहीं नहीं बेटा, बस 15 मिनट लगेगा। यहीं पास में जो मंदिर है उस मंदिर में मुझे ज्योत जलानी है, इसीलिए इस प्याज को यहाँ संभाल कर रखो। प्याज मंदिर में नहीं लेकर जा सकती ना? अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं अम्मा जी, आप ये प्याज यहाँ रख दीजिए और जाइए, जल्दी से जोत जलाकर आ जाइए। बूढ़ी औरत अपना 1 किलो प्याज विमला को देकर वहां से चली जाती है। ऐसे ही लगभग कुछ घंटे बीत जाते हैं। विमला बहुत देर से उस बूढ़ी औरत का इंतजार कर रही थी। बूढ़ी औरत के न आने पर विमला वो 1 किलो प्याज लेकर अपने घर चली जाती है और उस प्याज को ले जाकर एक टोकरी में रख देती है और कहती है, एक काम करती हूँ, इसे आज इसी टोकरी में रख देती हूँ, क्या पता कल मुझे वो बूढ़ी औरत दिख जाए। तभी वही औरत विमला के सामने आ जाती है और औरत को देखकर विमला कहती है, अरे अम्मा, आप यहाँ कैसे आई? मेरे घर का तो दरवाजा भी बंद है, तो आप यहाँ? विमला के सवाल जवाब करते ही वो बूढ़ी औरत एक जादूगरनी का रूप ले लेती है। जादूगरनी को देखकर विमला घबरा जाती है। कौन हो तुम? मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं। यहाँ क्या करने आई हो? मैं एक जादूगरनी हूँ और मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने के लिए आई हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम बहुत परेशान हो। मुझे खुद माता रानी ने ही तुम्हारी मदद करने के लिए भेजा है। कल मैंने तुम्हें कुछ प्याज दिए थे। वो प्याज कोई आम प्याज नहीं, बल्कि जादुई प्याज है, और उन जादुई प्याज की मदद से तुम अपनी सभी इच्छाओं को पूरा कर सकती हो। क्या? सच में? जादुई प्याज की मदद से मैं अपनी सभी इच्छाओं को पूरा कर सकती हूँ? हाँ हाँ, तुम अपनी सभी इच्छाओं को पूरा कर सकती हो। मुझे अपनी बेटी की शादी करनी है। मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी बेटी की शादी बहुत ही धूमधाम से करूँ। तो क्या जादुई प्याज मेरी बेटी की शादी करने के लिए मेरी मदद करेगा? हाँ विमला, जादुई प्याज तुम्हारी हर तरह से मदद करेगा। जादुई प्याज की मदद से तुम खुद का व्यापार भी कर सकती हो। बस कभी अपनी जादुई शक्तियों का घमंड मत करना। ठीक है जादूगरनी, मैं वादा करती हूँ कि मैं कभी भी अपनी जादुई शक्तियों को लेकर घमंड नहीं करूंगी, बल्कि हमेशा सबकी मदद करूंगी। इतना बोलकर जादूगरनी वहां से चली जाती है, जिसके बाद विमला जादुई प्याज की मदद से अपनी बेटी की शादी के लिए खूब सारे पैसे मंगा लेती है और उन्हीं पैसों की मदद से अपनी बेटी की शादी में खर्चा करती है। ऐसे ही विमला की बेटी की शादी का दिन भी नजदीक आ जाता है। विमला बहुत ही धूमधाम से अपनी बेटी की शादी करती है और अपनी बेटी को हंसी खुशी विदा कर देती है। बेटी के जाने के बाद विमला जादुई प्याज की मदद से खुद की प्याज की मंडी खोल लेती है, जहां खूब सारे प्याज मिलते थे, और इस तरह से विमला हंसी खुशी अपने जीवन में आगे बढ़ती है।